हेलो एंड वेलकम बैक टू फुल्ली एक्सप्लेन्ड। आज हम देखेंगे पोएम ऑन किलिंग अ ट्री विच इज़ अ फ्री वर्स पोएम। यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हुई है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? इज इट ईजी टू डू सो? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट वॉट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। बहुत ही ईजी पोएम है ये। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। फर्स्ट स्टैंजा में जैब का मीनिंग होगा सडन रफ ब्लो, मतलब तुरंत हमने नाइफ से ब्लो किया या ट्री के ट्रंक पर मारा। लेप्रस हाइड मीन्स डिस्कलर्ड बार्क। हैक मीन्स कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। स्टैंजा 3 में स्नैप्ड आउट मतलब चॉप्ड आउट। एंड इन लास्ट स्टैंजा स्क्रॉचिंग एंड चोकिंग मीन्स ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग uprooted. एंड वेदरिंग मीन्स ड्राई अप एंड फॉल। मैक्सिमम मीनिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हमने देखा कि इस पोएम में कहीं पर भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले यहाँ पर राइट फ्रॉम लाइन 2 टू लास्ट लाइन, सभी जगह पर सेंटेंसेस एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर है पोएटिक डिवाइस एंजैममेंट, वेयर सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू 2 और मोर लाइन्स। नेक्स्ट इज लेप्रस हाइड, तो यहाँ पर है मेटाफोरिकल मीनिंग स्किन डिकेइंग। अनइवन कलर ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज कंपेयर्ड टू द स्किन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। ये एक बीमारी है जिसमें इन्फेक्शियस डिजीज दैट कॉजेस सीवियर डिसफिगरिंग skin. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो जिस तरह से ट्री की जो आउटर लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है, डेड स्किन हो जाती है और कभी कभी वो अपना रंग चेंज करती है, इस कारण उसे लेप्रेसी से कंपेयर किया गया है। स्टैंजा 2, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बॉक्स विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्म अ साइज। यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पर है अलिट्रेशन क्योंकि यहाँ पर बी का साउंड रिपीट हो रहा है, एंड मेटाफोर क्योंकि यहाँ पर जो ब्लीडिंग बार्क है, एक ट्री जब हम काटते हैं तो उसमें से कुछ लिक्विड सा निकलता है और उसे हम कहते हैं सैप। सो यहाँ पर मेटाफोर लिया गया है ब्लीडिंग बार्क के लिए और कहा जा रहा है कि सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री वेयर इट इज़ कट इज़ कंपेयर्ड टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड इन ह्यूमन्स बॉडी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्री की बार्क को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया जा रहा है और कहा है कि हमें अच्छे से ट्री को काटना चाहिए। अगर ट्री को अच्छे से नहीं काटा तो उसके ट्विग्स निकल आएंगे, मिनिएचर बॉक्स निकल आएंगे, मतलब उसके आजू बाजू छोटी छोटी झाड़ियाँ उगने लगेगी और ट्री जो है वो फिर से पुराने साइज में ग्रो होने लगेगा। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, snapped out. यहाँ पर anchoring is used as a metaphor which means trees are held securely with the help of the roots in the earth. तो जिस तरह से हम देखते हैं कि एक शिप को रोकने के लिए उसमें से एक एंकर फेंका जाता है नीचे और तब जाकर वो शिप जो है हमारी वो रुकती है। सिमिलरली हमारा जो ट्री है उसमें एंकर का काम कर रहे हैं उसके रूट्स। तो उन रूट्स को रोप से पकड़कर पहले ऊपर खींचना पड़ेगा और फिर चॉक करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्री मरेगा या उसको हम प्रॉपरली किल कर पाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पोएम में डिफॉरेस्टेशन का बहुत सारा ज्ञान दिया गया है बाय जीव पटेल। इन स्टैंजा 4, फोर्थ लाइन में वाइट एंड वेट यूज हुआ है, दैट इज एलिट्रेशन अगेन। नेक्स्ट इज मेटाफर फॉर अर्थ केव। तो जब हमने ट्री को उखाड़ लिया और उसके रूट्स बाहर हैं तब ज़मीन में एक गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे को कहा जा रहा है अर्थ केव। उसे एक केव से कंपेयर किया जा रहा है जहाँ पर ये रूट्स जो है वो छुपकर बैठे थे।
or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब हम देखेंगे इस पोएम का एक्सप्लेनेशन या मेटाफोरिकल मीनिंग और साथ ही साथ हम देखेंगे इसके स्टैंजास के एग्जैक्ट मीनिंग ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल. Poem in short. The poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. He equates trees with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. The poem on killing a tree by Jeev Patel is a symbolic composition. As evils are deep rooted in us, tree is also deep rooted. We should try to eliminate them permanently. At times, we think we have got rid of these evils, but suddenly it appears before us again as tree grows if not cut properly. We must put our best efforts to uproot them. The poet has another view that once we start an assignment, we must bring it to the end. A half finished job is no job done. ये बहुत important और बहुत ही beautiful है. So, the poet advocates the totality of the work. This will make one responsible and sensible for one's assignments. Explanation, stanza 1. In this stanza, the poet comments on the way a person cuts down a tree in order to serve his purpose. The poet says that it is not easy to cut down a tree because a simple jab of the knife is never enough to wipe out its existence. The reason behind its strength is its consuming the resources so powerfully that it has got from the earth's crust. Years of absorption of sunlight, air and water from the earth has made its growth so perfect that a jab of knife won't do much. The tree is firmly bound with the soil. It will come out with leaves again and will grow as ever. Stanza 2. In the stanza, the poet further states the way of cutting a tree. As the jab of the knife was not sufficient, the poet advises us to hit the tree severely in the form of hacking and chopping. But the poet contrasts that even that won't be enough to kill the tree. This hacking and chopping would raise a pain to the tree but no good enough to kill it. The bark will ooze, leak out with the liquid secretion that is sap, but over a period of time it gets healed. Then the fighting spirit of the tree will make it alive again. From close to the ground, it will start a new life again by giving rise to new leaves and small bogs. These will make the tree so glorious that it will acquire its former size. Therefore, it is not easy to cut or kill a tree. Stanza 3. In the previous stanzas, the poet discussed the various ways of killing the tree, but still the tree managed to survive. So the poet came up with another idea. He further says that the root needs to be pulled out of the tree where it has stocked its strength. One has to separate the tree from the earth which supports it. To do this, one needs to rope the roots, then pull out the whole mass outside. When it comes outside, from there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots, have to be detached. Then it is to be chopped out, which will do the killing. Stanza 4. In this stanza, the poet further says that the root needs to be pulled out entirely from inside the earth, where it has hidden itself for years. When the roots are out of the earth cave, then the actual strength of the tree, which is roots, is now exposed to the environment. The roots are white in color and are damp. The source of the life of the tree is out in the middle. The root matter, white and wet, with the absorption of water, is now open and its sensitivity is subjected to the outside world. This is the actual start of the death of the tree. Stanza 5. In the previous stanza, the poet discussed the way a tree is uprooted and exposed to the surrounding. When the tree is uprooted and left open in the surrounding, then the sun starts drying it up with the burning heat. This intense heat
makes the root of the tree getting choked in the air and sunlight. Heat makes the root brown, which was white earlier, and hardens it by soaking all the moisture content. Then the root starts twisting from its original shape and finally gets withered from its parts. This brings the actual end to the life of the tree, and that is how it is done in the end. The poet takes us into a detailed account of how we kill a tree, what suffering does it have to face, and how harsh our attitude is for the ones which is the breath of our lives. तो बेसिकली इस पोएम में बताया गया है आपको डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ टू डू इट प्रॉपरली. अब हम देखेंगे इस पोएम की समरी. ऑन किलिंग अ ट्री is a sensitive poem. The poet persuades the reader not to destroy trees and equates it with killing a human being. He says that a plant takes sunlight, water, air and nutrients from the soil to gradually become a huge tree. It develops a strong trunk and gets numerous leaves. Merely cutting the trunk of the tree does not kill it. When a tree is cut, the sap flows out just like a wounded man bleeds. Once the wound heals, new branches and tiny leaves grow from there, which grow into trees. In order to destroy a tree, it has to be uprooted. The roots, which are white in color and are damp due to the moisture that they get from the soil, are hidden in a pit in the earth. These roots are the most sensitive part of the tree as they bind it to the earth. In order to kill the tree, these roots have to be detached from the soil. Once the roots are detached, the tree starts dying. It withers, dries up with the action of heat and wind, twists, hardens and finally dies. So that is how you kill a tree. मिलेंगे next video में. Bye.